तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ही नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक भी ले जाता है। ये कहानी है कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा की, जो दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमयी जगहों में से एक है। तो मेरे साथ चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मकसद एकदम साफ था, कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जिसे कोरा भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ कहीं पहुंचने की बात नहीं थी, ये एक गहरी आध्यात्मिक खोज थी। और यही बात इस पूरी यात्रा को एक खास मकसद देती है। कहानी की शुरुआत होती है राउस से, जहां से हमारे यात्री तिब्बत के विशाल पठार चांगतांग में दाखिल होते हैं। अब यहाँ का जो नज़ारा है ना, वो जितना खूबसूरत है उतना ही मुश्किल भी। और यहीं से असली रोमांच और चुनौतियों का सफर शुरू होता है। जरा सोचकर देखिए, मीलों तक फैले हुए खुले मैदान, जहां दूर दूर तक कुछ गजलों के झुंड के सिवा और कुछ भी नहीं। ये एक ऐसा नज़ारा है जो किसी को भी ये एहसास दिला दे कि वो इस विशाल प्रकृति के सामने कितना छोटा है। और फिर अचानक इस सन्नाटे को एक आवाज तोड़ती है। गाइड सेतन इशारा करते हुए कहते हैं, क्यांग। दूर जो धूल का गुबार दिख रहा था, वो असल में जंगली गधों का एक बहुत बड़ा झुंड था। समझिए, इस बंजर जमीन पर जीवन का ये पहला बड़ा संकेत था। अब इतने बड़े खाली मैदान में जिंदगी के निशान मिलना भी एक बड़ी बात थी। कभी कभार ड्रोकबा यानी खाना बदोश दिख जाते थे, जो अकेले ही अपने जानवरों के साथ रहते थे। उनके काले तंबू एकदम अलग थलग जगहों पर लगे होते थे, और उनकी रखवाली करता था एक विशाल तिब्बती मैस्टिफ, एक ऐसा कुत्ता जो हर अनजान खतरे से निपटने के लिए तैयार रहता था। और हाँ, ये कोई आम कुत्ते नहीं थे, बिल्कुल नहीं। लेखक तो इन्हें झबरे दानव कहते हैं। वो बंदूक के गोली की तरह तेज थे और बिना किसी डर के सीधे गाड़ी पर हमला बोल देते थे। गाइड चेतन को फौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी घुमानी पड़ती थी। वाकई एक दिल दहला देने वाला अनुभव था। तो चलिए अब सफर के अगले हिस्से में चलते हैं, जहां जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं। 5210 मीटर! इस ऊंचाई पर पहुंचते ही हवा पतली होने लगती है। लेखक को अपने कानों में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है, और ऊंचाई का असर शरीर पर साफ दिखने लगता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक असली शारीरिक चुनौती है। अभी ऊंचाई की मुश्किल से जूझ ही रहे थे कि सामने एक और बड़ी मुसीबत आ गई। आगे का रास्ता बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ था। गाड़ी के फिसलने का पूरा पूरा खतरा था। अब सवाल ये था कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन यहाँ सेतन का अनुभव काम आया। उन्होंने जो तरीका निकाला वो बहुत ही साधारण था, पर एकदम कमाल का। पहले बर्फ की मजबूती को परखा, फिर उस पर मुट्ठी भर मिट्टी फेंक दी ताकि टायरों को थोड़ी पकड़ मिल सके। लेखक और उनके साथी गाड़ी से नीचे उतर गए ताकि वजन कम हो जाए, और चेतन ने बहुत धीरे धीरे गाड़ी को उस खतरनाक हिस्से से पार कर लिया। और आखिरकार वो पहुंच गए 5515 मीटर की ऊंचाई पर। ये दर्रे का सबसे ऊंचा पॉइंट था। लेकिन जानते हैं, इस जीत की भी एक कीमत थी। ऊंचाई की वजह से लेखक का सिर बुरी तरह से दुखने लगा था। ये एक ऐसा पल था जहां जीत और दर्द दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। पहाड़ पार करने के बाद वो लोग हो नाम के एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। लेकिन यहाँ से सफर का जो रोमांच था ना, वो धीरे धीरे बीमारी और मायूसी में बदलने लगा। ये लेखक के सफर का शायद सबसे मुश्किल दौर था। यहाँ पहुंचकर ना उम्मीद और हकीकत का फर्क साफ नजर आता है। पुरानी कहानियों और किताबों में मानसरोवर झील को एक बेहद पवित्र जगह बताया गया था, लेकिन लेखक को जो होर शहर मिला वो धूल, चट्टानों और कचरे से भरी एक उदास और निराशाजनक जगह थी। अब वो लोग दार्चेन के गेस्ट हाउस में थे, 4760 मीटर्स की ऊंचाई पर। और यहाँ लेखक का सामना एक ऐसी रात से होने वाला था जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। ऊंचाई अब सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि एक जानलेवा खतरा बन चुकी थी। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जब भी वो लेटने की कोशिश करते, उनका दम घुटने लगता था, और उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया कि अगर वो सो गए तो शायद फिर कभी नहीं उठेंगे। ये इस यात्रा का सबसे खौफनाक पल था। तो अगली सुबह चेतन उन्हें एक तिब्बती डॉक्टर के पास ले गए, और इलाज भी बड़ा अनोखा था।
एक भूरे रंग का पाउडर जिसका स्वाद दालचीनी जैसा था, और कुछ छोटी छोटी गोलियां जो देखने में खैर भेड़ की लीद जैसी लगती थी। पर हैरानी की बात यह है कि इसने काम किया। उस रात लेखक को गहरी और सुकून भरी नींद आई। चलिए, सेहत तो ठीक हो गई, पर अब एक नई परेशानी दरवाजे पर खड़ी थी। चेतन जा चुका था, तीर्थयात्रा का मौसम अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, और लेखक कोरा करने के लिए बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उन्हें अब किसी ऐसे साथी की जरूरत थी जो अंग्रेजी जानता हो। तो दार्चेन के इकलौते कैफे में बैठे बैठे लेखक को लग रहा था कि वो बस फंस गए हैं। रास्ता तो था, पर उस पर अकेले जाने का ख्याल ही डरा रहा था, खासकर तब जब ये भी नहीं पता था कि आगे रास्ते से बर्फ हटी है भी या नहीं। और फिर जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। उनकी मुलाकात हुई नोरबू से। वो भी एक तिब्बती शिक्षाविद थे और कोरा करने ही आए थे। नोरबू का बस इतना कहना, हम एक टीम हो सकते हैं, लेखक के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया, और उनका सारा अकेलापन एक पल में दूर हो गया। और मजे की बात तो ये थी कि नोरबू भी इस तीर्थ यात्रा के लिए कुछ खास तैयार नहीं थे, बिल्कुल लेखक की तरह ही। वो कोई कट्टर बौद्ध नहीं थे, अपने वजन को लेकर थोड़े परेशान थे, और उन्हें पैदल चलना थकाऊ काम लगता था। शायद यही बातें उन्हें एक परफेक्ट साथी बना रही थीं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये मुश्किल सफ़र, इसकी चुनौतियाँ और फिर एक अनपेक्षित दोस्ती, ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम इंसान दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों पर जाकर क्या ढूंढते हैं। क्या ये सिर्फ एक रोमांच है या फिर कुछ और?